इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th पी ब्लॉक ग्रुप 16 के अंदर आता है टॉपिक ओजोन। इसका फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा O3। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दो पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो आपके मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क का क्वेश्चन अक्सर इसमें से आपको मिल जाता है। अब आप कहोगे 1 मार्क का क्वेश्चन, एक टॉपिक पी ब्लॉक के अंदर 4 ग्रुप के अंदर ग्रुप 16 4 ग्रुप अगर हम डिवाइड करें और इस बार 10 मार्क्स का है तो 2.5 मार्क्स का हो गया हमारा ग्रुप 16 से। और उसके अंदर और भी चीज़ें हैं, डाई ऑक्सीजन है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ऑक्साइड्स के बारे में है, सल्फर डाइऑक्साइड है और ये है। तो अगर इसमें 1 नंबर का मिलता है तो ये काफ़ी है। तो एक तो मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और दूसरा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि ओजोन, जैसे बारिश हो रही है, हम कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं और बारिश होने लगी। अब छाता तो कोई लेता नहीं है, अम्ब्रेला तो कोई लेता नहीं है, फिर भी अगर किसी के पास अम्ब्रेला है तो वो अपने आप को बारिश से बचा सकता है। बट अगर उसके पास अम्ब्रेला नहीं है तो वो भीग जाएगा, ख़राब हो जाएंगे उसके कपड़े, ख़राब हो जाएंगे उसके बाल और हो सकता है उसे ज़ुकाम भी हो जाए। इन द सेम मैनर ओजोन हमें डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। तो इसीलिए ओजोन भी एक छतरी है हमारे लिए। ओजोन लेयर acts like umbrella for us to protect us from dangerous ultraviolet rays। जो अल्ट्रावायलेट रेज सन से आती हैं उनसे हमको ये बचाता है ओजोन। तो इसलिए भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ओजोन ये हमारा फॉर्मूला हुआ, कुछ इसके बारे में बेसिक डिटेल्स। देखिए ओजोन जो है एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन। 2 एलोट्रॉप्स हैं, एक तो है डाई ऑक्सीजन और दूसरा है ओजोन, जिसको हम ट्राई ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। ये फार्मूला O2 है और ये फार्मूला O3 है। O3 को हमने बताया कि ये हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। उसके पहले ज़रा बात करें स्ट्रक्चर ऑफ O3, ओजोन का स्ट्रक्चर। तो जो ओजोन का स्ट्रक्चर है, ऐसे 2 स्ट्रक्चर बनते हैं। देखिए एक आपका ये बना और दूसरा स्ट्रक्चर आपका ये बना। 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके हैं, ये देखिए। इसके बाद यहाँ पर 2 पेयर हैं, यहाँ पर 3 पेयर हैं, यहाँ पर 1 पेयर है। जिस पे माइनस लगा है 3 पेयर, जिस पे कुछ नहीं लगा है 2 पेयर, जिस पे प्लस लगा है 1 पेयर। ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ओजोन का ये स्ट्रक्चर होता है। अगर हम ओजोन का वैसे इसका क्लासिकल स्ट्रक्चर बनाएं, देखिए ये हमारे मॉडर्न स्ट्रक्चर है। अगर आप NCERT है तो खोल लीजिए और NCERT में जहाँ ये ग्रुप 16 पी ब्लॉक के अंदर ये टॉपिक है, सर्च करिए। तो वहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपको दिखेगा, तो वहाँ पर आपको प्लस माइनस नहीं दिखेगा, तो वो कन्फ्यूज़न पैदा करता है। तो इसका अगर हम क्लासिकल स्ट्रक्चर बनाएं तो वो ऐसे बनता है। ये जो आपको दिख रहा है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसके पास 2 पेयर हैं। इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने इधर दे दिए, 6 होते हैं लास्ट में, तो 2 भी बचे हैं।
1 2 3 4 और ये पांचवा छठवां ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो एरो लगा है, एरो का जहाँ टेल है वो डोनर एटम है और वहाँ जिसका जहाँ हेड है वो एक्सेप्टर एटम है। उसके बाद यहाँ पर ये, इसी को अगर मैं मॉडर्न स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमको हटा देना है, उसकी जगह हमें सिंगल बॉन्ड लगा देना है। उसके बाद हमारा काम बन गया। इस पे लगा देना है प्लस, इस पे लगा देना है माइनस। तो यही तो मैंने स्ट्रक्चर बताया है। इसकी जो ज्योमेट्री है वो बेंट है या एंगुलर है, बेंट है या एंगुलर है। और जो बेंट या एंगुलर वाला होता है हमारा, उसमें अब इसमें अगर हम इसका इस वाले ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हमारे लिए सामने एक कॉम्प्लिकेशन है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, फ़िलहाल मैं हाइब्रिडाइजेशन पे नहीं जाऊँगा तो मैं भटक जाऊँगा टॉपिक से। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर मैंने हाइब्रिडाइजेशन का लिंक शेयर किया है, उसको पढ़ेंगे तो इसको आप निकाल लेंगे। इस वाले ऑक्सीजन पे निकालेंगे, सेंट्रल एटम पे sp3 आएगी और उससे बेंट आएगा, एंगुलर या बेंट है। और इसमें जो बॉन्ड एंगल है करीब 117 डिग्री है। वैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो टेट्राहेड्रल होती है उसमें बॉन्ड एंगल अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल थोड़ा और रिड्यूस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, लेकिन वो रिड्यूस नहीं हो रहा है बल्कि इंक्रीज़ हो रहा है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये लोन पेयर। तो थोड़ा अगर आप कंपटीशन लेवल के लिए काम करते हो तो ओजोन के स्ट्रक्चर पे, उसकी ज्योमेट्री पे थोड़ा और भी इसको पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। फ़िलहाल तो मैंने काफ़ी कुछ आपको इसके बारे में मैंने बता दिया कि इसका क्या क्या किस तरीके से इसमें बनता है। ठीक है, ओजोन को दिखने में कैसा है, इसका अपीयरेंस कैसा है, उसको मैं बता दूं। क्योंकि जो टॉपिक हम पढ़ें कम से कम उसके बारे में मालूम तो हो, वो कैसा है, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, नाटा है, लंबा है, कैसा है, उसके बारे में डिटेल तो मालूम हो। कोई हम मूवी देख रहे हैं किसी एक्टर के बारे में तो पहले से अगर कुछ पता होता है तो अच्छा रहता है, उसके बारे में पता तो हो। तो अगर हम ओजोन के बारे में कहेंगे, O3 इज अ पेल, हल्का, पेल का मतलब होता है हल्का, बहुत कम, फीका, ब्लू गैस। लेकिन अगर हम इसको ठंडा करेंगे तो ये डार्क ब्लू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसको क्रिस्टल बनाएंगे तो ये कलर जो इसका शो होगा वो वायलेट कलर का होगा, वायलेट ब्लैक। तो पहली बात ये गैस है, हल्के नीले रंग की गैस है। बहुत ज़रूरी है डिटेल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में यही तो क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी आएंगे। तो ओजोन पक्का है, एक क्वेश्चन ओजोन पे आपको मिलेगा। अब वो रिएक्शंस पे भी बन सकता है और इन पे भी बन सकता है। तो वायलेट ब्लैक सॉलिड, तो बहरहाल ये गैस है हमारी। और O3 स्मेल्स लाइक क्लोरीन।
तो क्लोरीन की भी स्मेल पंजेंट टाइप की होती है, हल्की हल्की इसकी स्मेल, ये जो है क्लोरीन की तरह स्मेल होती है। इसके बाद अगर हम बात करें ओजोन की, तो ओजोन इज़ पॉइजनस, लेकिन अगर ये ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगा तो, अगर कम कंसंट्रेशन में है, नौसिया वोमिटिंग टाइप का प्रॉब्लम होती है, हेडेक होता है, ज़्यादा अमाउंट में होगी तो डेथ भी हो सकती है। तो पॉइजनस ही इसको फ़िलहाल हम लोग लेके चलेंगे। अगर हम ओजोन के यूजेस की बात करें तो देखिए, ये जर्मीसाइड है, डिसइंफेक्टेंट, मैं जर्म को मारता है। डिसइंफेक्टेंट भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। इसके अलावा ये हमारा टू स्टेरिलाइज वाटर को भी प्योरीफाई करने का काम करता है। वो भी कहीं ना कहीं जर्मीसाइड से ही रिलेशन हुआ। इट प्योरीफाई एयर को भी प्योरीफाई करता है। जैसे स्लॉटर हाउस, यहाँ पर जानवर कट किए जाते हैं, तो स्लॉटर हाउस में बदबू बहुत होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बदबू जब हो जाती है एटमॉस्फेयर पे, तो ओजोन गैस का इस्तेमाल करते हैं, उससे वो प्योरीफाई हो जाते हैं। देखिए, अगर हमको यूजेस नहीं मालूम होगा ना, तो हमें इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा। हमें यूजेस का ही तो काम है, तभी तो उसका प्रोडक्शन होगा। और ये एज एन ऑक्सीडेंट है, ये ऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है, ठीक है। एज ब्लीचिंग एजेंट फॉर आइवरी, हाथी दांत, पेपर, ठीक है, स्टार्च वगैरह को ब्लीच करने के काम में भी आता है। और ओजोन का आप एक हमको अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करता है, वो तो एक इसका यूज़ है ही। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अगर हम ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से चलेंगे, ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें आटे को भी ये सफ़ेद करता है ना, पीलापन जहाँ पे होता है उसको ख़त्म करता है। स्टार से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इनके यूज़ हैं, जर्मीसाइड है। और ये भी जो है स्लॉटर हाउस में भी तो बड़े अच्छे अच्छे इसके यूजेस हैं। तो पॉइंट्स आप बनाते चलोगे, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यूजेस को लेके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूजेस, O3 की पहचान, O3 का स्ट्रक्चर, मतलब ऐसी चीज़ जो नहीं दिखाई देती है, अंदर की बात, वो भी बता दी। अब जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, O3 से ज़रूरी चीज़ है, तो ये जो बात बता रहा हूँ मैं, ओजोन प्रोटेक्ट्स अस, यही मैं बात कर रहा था छतरी की। छतरी ओजोन की अगर ये ना होती तो लाइफ ना होती, ना एनिमल्स होते ना प्लांट्स होते। ओजोन लेयर ही अल्ट्रावायलेट रेज के काफ़ी अमाउंट को रोक लेती है, लेकिन डेवलपमेंट की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से बहुत सारा कार्बन एमिशन हो रहा है, तो बहुत सारी जो है ग्रीन हाउस गैसेज हैं, और वो तो हमको ग्लोबल वार्मिंग तो कर ही रही हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें नीचे से ऊपर पहुंच जा रही हैं,
और डिप्लीशन कर रही हैं ओजोन लेयर में, जगह जगह छेद हो गए हैं। अब छतरी में जगह जगह अगर छेद होंगे तो बारिश की बूंदें तो हमें भिगो देंगी, और अल्ट्रावायलेट रेज हमारे लिए ख़तरनाक है। हमारी शक्लें धीमे धीमे चॉकलेट जैसी होती जा रही हैं, ठीक है। वो जो, क्योंकि उसका कलर, हमारी बॉडी स्किन का वो हिस्सा, आप देखिए जो खुला हुआ हिस्सा रहता है स्किन का, बहुत सारे पार्ट होते हैं जो हमेशा कपड़ों से ढके रहते हैं जब हम धूप में रहते हैं, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो खुले रहते हैं। हथेलियाँ, इतना हिस्सा सबका देखिए खुला रहता है। कोई अगर टी शर्ट पहनेगा तो यहाँ तक उसका हिस्सा खुला रहेगा, फेस खुला रहता है, तो यहाँ पर असर होता है। आप देख सकते हो कि वो पार्ट जो हिडन है और जो पार्ट ओपन है, दोनों में क्या कलर में फ़र्क होता है, और वो बहुत बड़ा रोल अल्ट्रावायलेट रेस का है। बॉडी को कैंसरस भी करता है। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरी डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज, बचाती है। छतरी जगह जगह से खुल रही है तो अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा अमाउंट में पहुंच रहा है, ठीक है। अब हम बताएं कि जो हमारी वेरियस पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारे आसपास, हमारे अर्थ में, हमारे ऊपर एक एयर की चादर है, एयर की लेयर है, डिफरेंट लेयर है एयर्स की। एटमॉस्फेयर क्या है, गैसेस हैं बहुत सारी, तो उनकी जो लेयर है, तो ये डिफरेंट पार्ट को TSMTE इस नाम से आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये लेयर का हमको एक थोड़ा सा आइडिया लेना ज़रूरी है। TSMTE, TSMTE, ठीक है। TSMTE जैसे भी आप याद कर सकते हो, ये सीक्वेंस के हिसाब से आप याद कर लो। ये लेयर हैं जो स्टार्ट होती हैं, देखिए ये हमारी अर्थ की सरफेस है, अर्थ है, ये अर्थ की सरफेस है। इसके बाद ये आपकी देखिए लेयर बननी शुरू होती हैं। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, और उसके ऊपर वाला है। इनको अगर हम एक एक करके लिखें तो हमें पूरी बात समझ में आएगी। सबसे पहले अर्थ के ठीक ऊपर होता है ट्रोपोस्फियर। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये नाम तो कम से कम जान लो, क्योंकि हमें जानना है ओजोन इसमें किस लेयर में बनती है। हमारे अर्थ ट्रोपोस्फियर में हम रहते हैं, 75% एयर यहीं पर है, यहीं बादल है, यहीं फॉग है, सारा मेन जो हिस्सा है हमारा ट्रोपोस्फियर में है। अब एस से हो गया स्ट्रेटोस्फियर, एम से हो गया मेसोस्फियर, टी से हो गया थर्मोस्फियर, और सबसे बाद में एक्सोस्फियर। ये हमारे अर्थ के ऊपर ये अलग अलग एटमॉस्फेयर के पार्ट हैं। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटो, TSMTE, ठीक है। TSMTE करके याद करोगे, ये याद हो जाएगा। याद कर लो मेरे साथ। T से हुआ ट्रोपोस्फियर, S से हुआ स्ट्रेटोस्फियर, M से हुआ मेसोस्फियर, अगले वाले T से हुआ थर्मोस्फियर, फाइनली एक्सोस्फियर। उसके ऊपर मैग्नेटिक सेक्शन होता है, ठीक है। ये कहीं पढ़ने को नहीं मिलता है, जहाँ मौका मुझे मिलता है मैं उसको फिट करता हूँ। देखो, ओजोन जो फॉर्म होती है
ओजोन इज फॉर्म्ड इन नंबर 1 ट्रोपोस्फियर, नंबर 2 स्ट्रेटोस्फियर। दो हिस्सों में ओजोन फॉर्म होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर ओजोन फॉर्म होती है, और ऐसे फॉर्म होती है ऑक्सीजन से, और ये सनलाइट है, मैं HNU लिख देता हूँ, ओजोन बन जाती है। ऑक्सीजन ही कन्वर्ट हो जाती है ओजोन में। वो क्या बनती है, कैसे बनती है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यहाँ पर होता है, ऊपर सब है, बिजली भी कड़कती है, बहुत सारे खेल होते हैं, उससे बनता है। उसको अगर हम जाएंगे तो वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गई। फिर भी मैंने बहुत सारा आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेवल में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, है ना। टर्म 1 एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो मुझे लगता है इसका आना चाहिए, क्योंकि बहुत ख़ास टॉपिक है। इसके बहुत क्वेश्चन आपको बुक्स में भी नज़र आएंगे। तो ये देखिए, इससे रिलेटेड हमारा डिटेल हो गया कि ओजोन का कैसे कैसे डिफरेंट लेयर होते हैं और कैसे कैसे वो बनती है। ट्रोपोस्फियर नीचे वाले हिस्से में है, तो वहाँ पर बनती है वो। ज़्यादा डिटेल में ऑलरेडी काफ़ी आपको डिटेल इसका मैं दे चुका हूँ। तो अब हम लोग इसके आगे जब चलेंगे तो और हिस्सों में बढ़ेंगे, और फिर इसके प्रिपरेशन वगैरह पे आते हैं। अब ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर में कैसे बनता है ओजोन, वो तो भाई नेचर का काम है। लेकिन अब हम इंसान लोग इसको कैसे बनाते हैं, तो कैसे इसका प्रिपरेशन करते हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। देखिए, दो आपका होमवर्क भी मैं आपको एक दे रहा हूँ। एक तो आप होमवर्क ये है आपका, डिस्कस हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री। अच्छा, एक और चीज़ है, वो है फॉर्मल चार्ज। मैं चाहूँगा कि आप ये 3 चीज़ें मुझे वर्किंग करें, और नहीं आए तो उससे रिलेटेड मुझसे सवाल करें कमेंट में। डिस्कस करना है फॉर O3, उसकी हाइब्रिडाइजेशन, उसकी ज्योमेट्री, और एटम्स के जो फॉर्मल चार्जेस हैं वो क्या है। ठीक है, अब हम फिलहाल आते हैं इसके प्रिपरेशन में। देखिए, अब ऐसे ये चीज़ है, कहीं डिस्कस नहीं है। अब कहीं भी देखो, बुक में देखो, नहीं है। ज्योमेट्री का नाम लिखा है, हाइब्रिडाइजेशन का बहुत जगह तो नाम नहीं दिया है, कहीं दिया है तो कैसे आया ये नहीं बताया है। और आप लोगों को मैंने सिखाया है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ठीक है, फॉर्मल चार्ज कहीं कहीं पर दिया होता है। प्रिपरेशन में देखिए, इट इज प्रिपेयर्ड बाय, देखिए, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। साइलेंट का मतलब होता है ऑफ O2। जो यहाँ पर जो टर्म एक आया है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, कैसे किया जाता है? तो जाहिर है कि चार्ज का खेल है, प्लेट लगी होती हैं, और उन्हीं प्लेट, एक ट्यूब है, जैसे ये ट्यूब है, इस पर प्लेट लगी हुई, मेटल के ऊपर लगी हुई, नीचे लगी हुई। एक तरफ से ऑक्सीजन भेजी जाएगी, दूसरी तरफ से ओजोन निकल आएगी। बाकी ये प्लेट में एक पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, करंट को पास करके
और वो सारा फिजिक्स से जुड़ा हुआ इंस्ट्रूमेंटेशन है, वो केमिस्ट्री में डिस्कस करने की चीज़ नहीं है। हमें टर्म का नाम याद करना है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। किसका करते हैं? ऑक्सीजन का करते हैं, ठीक है। उसमें देखिए साइलेंट का मतलब है स्पार्कलेस, मतलब स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए ऐसा होता है, O2 है, यहाँ पर है साइलेंट, यही तो स्ट्रेटोस्फीयर में कुदरती तौर पे मामला बनता है, और वैसे ही नीचे भी करते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन देख रहे हो, ये ड्राई एंड प्योर, ठीक है। ये 3O2 कर लिया, यहाँ पे हमको 2O3 मिला। ये आप मान के चलिए 8 to 10% O3 एंड रेस्ट O2। इसीलिए जो O3 यहाँ पर बनती है, सो इट इज कॉल्ड ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, मतलब ओजोन कह ही नहीं रहे इसको कह रहे हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है जिसमें 8 to 10% हमारा ओजोन है। देखिए कहानी कुछ ऐसे होती, मैं आपको बताऊं। ये आपकी ट्यूब है, एक तरफ से ऑक्सीजन, दूसरी तरफ से O3, और इसमें ऐसे ही प्लेट लगी होती है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, उनको जोड़ दिया जाता है। वो प्रोसीजर होता तो मैं आपको बताता, नहीं है तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, और इससे हमको ये बनता है। ये प्रोसेस जो होता है इंडोथर्मिक होता है। डेल्टा H की वैल्यू शायद एक बार मैं देख भी लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ। भैया NCERT तो तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, बंधु सखा तुम ही हो। प्लस 144 किलो जूल पर मोल, बिल्कुल सही है। तो ये हमारी जो रिएक्शन है ना, ये इंडोथर्मिक होती है। थोड़ा मैं इसके बारे में और लिखूँगा, एक बार जल्दी से देखना। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, नाम याद कर लो। प्लेट, एक ट्यूब है, उसके बाहर प्लेट लगी है, उनमें करंट वगैरह का फ्लो हो रहा है, उसके वजह से अंदर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा। जो चीज़ मूव करेगी, ऑक्सीजन अंदर से पास हो रही है, उसको माहौल मिलेगा, मॉलिक्यूल में से कुछ एटम टूटेंगे O2 के O में, और O2 में O जुड़ जाएगा और वो O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस होता है, उसके लिए साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज चाहिए। अच्छा, अब जो ये रिएक्शन है, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। The reaction is इंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि प्लस में है ना वैल्यू, इंडोथर्मिक है। तो इंडोथर्मिक है मतलब हीट निकल रही है, हीट कंज्यूम हो रही है इसके अंदर। अच्छा, अगर कोई पूछे वाई साइलेंट, पूछेंगे नहीं लेकिन शायद कभी पूछ दें डिस्चार्ज क्यों कराया जाता है, तो आंसर क्या है? टू अवॉइड डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। नहीं तो ओजोन फर्दर टूट के O2 में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर स्पार्क्ड, हमको कराना स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इफ वी परफॉर्म स्पार्क्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, then there will be a problem, and the problem will be that
ओजोन विल फर्दर डिकम्पोज इनटू डाई ऑक्सीजन। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, अब ये सवाल ये है, देखो भाई एनसीईआरटी से सब आता है, लेकिन थोड़ा बहुत दाएं बाएं का अगर नहीं पढ़ते हैं टॉपिक अधूरा रह जाता है। तो यहाँ पर अगर हम प्रिपरेशन कराते हैं तो हम ओजोनाइज़र यूज़ करते हैं। दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स टू प्रिपेयर ओजोन। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम ओजोन प्रिपेयर करते हैं। मैं 3 के नाम लिख रहा हूँ। सीमेंस ओजोनाइजर, कम से कम नाम जान लो। ब्रॉडीज ओजोनाइजर, और तीसरा सीमेंस ने हाल्स्के के साथ मिलके सीमेंस हाल्स्के ओजोनाइजर। सब में कॉन्सेप्ट वही है, सब में साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। ये आपके लैब में यूज़ होते हैं और ये आपका लार्ज प्रोडक्शन करना है ओजोन का। बड़े बड़े स्लॉटर हाउसेज हैं, बड़े बड़े वाटर स्टेरिलाइजेशन प्लांट हैं, ठीक है, बहुत सारी जगहों पर इसका यूज़ किया जाता है। तो लार्ज प्रोडक्शन करना पड़ता है। ये तो लैब में बना सकते हैं और ये हम बना सकते हैं इंडस्ट्री में। इन इंस्ट्रूमेंट्स को कहते हैं हम ओजोनाइज़र। ओजोनाइज़र में ही ये वाला हमारा प्रोसेस कराया जाता है, ठीक है। तो और तो इसमें प्रिपरेशन पे कुछ है नहीं। जो है रिएक्शन के नाम पर O2 से O3 बन जाती है, और ये 3 नाम है जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन थे, तो मैंने आपको उसको भी बता दिया। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पर। फिज़िकल प्रॉपर्टी मैंने करीब करीब सब बता दी हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला है आपका इसकी स्टेबिलिटी। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ये थर्मली ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। मतलब O3 इज़ थर्मली अनस्टेबल। ये थर्मली अनस्टेबल होता है। क्यों होता है जरा समझते हैं। देखिए O3 बड़ी आसानी से O2 में और O में टूट जाता है। इसको आप कह सकते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। मतलब ये एटॉमिक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम है ये। O3 टूट गया O2 में और O में। ये हमारा एक सिंपल सा प्रोसेस है, और यहाँ पर हमको पता है +142 किलो जूल पर मोल है। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू है नेगेटिव, पॉजिटिव। दूसरा डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा H पॉजिटिव है, और डेल्टा S जो है वो भी पॉजिटिव है। डेल्टा H पॉजिटिव और डेल्टा S भी पॉजिटिव है। ये जो O2 से O3 बनता है वो ये यहाँ तो माइनस हो जाएगा ना। अरे वैल्यू तो नहीं दी है, ये वैल्यू नहीं दी क्योंकि O2 + O में टूट रहा है। O3 = O2 + O। ये प्रोसेस हमारा नेगेटिव है, ये प्रोसेस हमारा नेगेटिव है। वो प्रोसेस था O2 से O3 बनना, वो प्रोसेस था हमारा इंडोथर्मिक। ये प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। यहाँ पे देखिए हीट निकल रही। और डेल्टा S पॉजिटिव क्यों है? देखिए यहाँ पर एक पार्टिकल है, एक O3 एक मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल से एक O2 बन रहा है, एक O बन रहा है। एक
पार्टिकल से 2 पार्टिकल बन रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल अगर इंक्रीज होते हैं तो इरेगुलरिटी, रैंडमनेस बढ़ता है, तो उससे क्या होता है, एंट्रोपी की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव। अब देखिए डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एच अगर ये वैल्यू नेगेटिव है और डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो ये टी डेल्टा एस पूरी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। तो ये वैल्यू क्या होगा कि ये सिग्निफिकेंटली नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक ठाक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मतलब कि डेल्टा जी होता है फ्री एनर्जी चेंज। फ्री एनर्जी चेंज जितना नेगेटिव होगा वो प्रोसेस उतना ईजिली होगा, इसीलिए ये प्रोसेस आसानी से हो जाता है, क्योंकि डेल्टा जी की जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वो प्रोसेस उतना ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ताल्लुक इस इक्वेशन से है ना। इसमें डेल्टा जी है फ्री एनर्जी चेंज, ये बहुत आता है आपके सिलेबस में, बार बार ये कॉन्सेप्ट आता है। और डेल्टा एच है हमारा इंथैल्पी चेंज और डेल्टा एस है हमारा एंट्रोपी चेंज। ठीक है, तो डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ये कॉज है इसकी थर्मल स्टेबिलिटी का। इसीलिए ओजोन को प्योरीफाई करके लिया जाता है, क्योंकि एक एक्सप्लोजन का खतरा रहता है। लिख लीजिए एक लाइन कि देयर इज ऑलवेज ए चांस ऑफ एक्सप्लोजन, चांस ऑफ एक्सप्लोजन। ये अनस्टेबल होता है, तो ये आसानी से होता है, ये प्रोसेस में हीट निकलती है, इसलिए ये आपका वैसा होता है। अच्छा, अब दूसरा अगर हम देखें, दूसरा हो गया इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। देखिए O3 इज एन ऑक्सीडेंट, क्योंकि आपको पता है कि O3 O2 और O में ब्रेक हो जाता है, फिर नेसेंट ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अफसोस ये है कि एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, नाम मात्र के क्वेश्चन दिए हैं। मैं कुछ आपके लिए अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखिए कैसे होगी रिएक्शन। जैसे हम पहले कराते हैं विद PbS, इसका नाम है लेड सल्फाइड। तो जब हम PbS के साथ कराते हैं O3 की रिएक्शन, तो PbSO4 बनता है और O2 बनता है। इन रिएक्शन में O3 कन्वर्ट होता है O2 से। और एक बहुत स्पेशल बात है कि बहुत स्पेशल बात है, ये रिमार्क है, ठीक है, कहीं मिलता नहीं है। मैं खुद बहुत सर्च करता रहता हूँ, गूगल पे भी और यूट्यूब पे भी। मुझे बहुत सारे पॉइंट हैं जो बुक में नहीं बताए गए, वो लोग भी नहीं बताते हैं। ठीक है, मैं आपको ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए, इन redox reactions of O3, the concept of oxidation number is failed, वो फेल हो जाता है। उसकी वजह क्या है, देखिए मैंने यहाँ बताई है, अब आप खुद सोचिए। O3 से O2, यहाँ O का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे 0, तो आप इसमें इंक्रीज डिक्रीज क्या निकालोगे, इक्वेशन को कैसे बैलेंस करोगे। तो ये इसलिए ये ओजोन की ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन वाली रिडॉक्स रिएक्शन बहुत खास है। फिलहाल यहाँ पर PbSO4 बन गया और O2 बन गया, ये हमारा बन गया लेड सल्फेट। अच्छा,
यहाँ पर इस तरह की रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए या तो हम यूज़ करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड, और या फिर हम लोग इसमें एक पार्शियल इक्वेशन मेथड टाइप का है उसको करेंगे। मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसको बैलेंस करेंगे। देखिए जैसे ये लिखा हमने O3 इक्वल टू O2 प्लस O, फिर ये जो PbS है इसको O मिला, इससे PbSO4 बना, है ना। ISC बोर्ड के स्टूडेंट इन मेथड को फॉलो करें और जहाँ जहाँ पर उनकी बुक में इस तरीके से रिएक्शंस दिए हुए हैं वहाँ पर इसी तरीके से रिएक्शन को लिखने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। कुछ उनके यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है इसी तरीके का। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक O है, अगर हम यहाँ पर इसको देखो बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर हमको 4O करेंगे तभी तो PbSO4 बनेगा। 4O का मतलब यहाँ 4 करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ोगे 4O से, ये देखिए 4O3 इक्वल टू 4O2 इक्वल टू 4O, अपोजिट साइड 4O कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा, PbS प्लस 4O3 इक्वल टू PbSO4 प्लस O2 4O2, ठीक है। एक ये रिएक्शन हमको दी हुई है, एक एस्टिमेशन में दी हुई है, वो मैं अलग से बताऊंगा पॉइंट। अच्छा अब देखिए दूसरे नंबर में मैंने लिया, अपनी तरफ से मैं कुछ ले रहा हूँ। जैसे हमने लिया O3 प्लस NaNO2, तो यहाँ से एक O निकलेगा, NaNO3 बन जाएगा, NaNO3 बन जाएगा, O2 बन जाएगा। ये हमारा है सोडियम नाइट्राइट और ये हमारा है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन सोडियम नाइट्रेट में होगा। ये रिएक्शन आपको फ़ायदा देंगे क्लोरीन वाले में, जब आप डाइक्लोरीन पढ़ोगे वहाँ भी इसी तरह की मिलती जुलती है, इसीलिए मैं और बता दे रहा हूँ इसको। ओजोन का भी हो जाएंगी कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन और यही काम में आपके क्लोरीन के आएंगी। अब देखिए, अब हमने लिया Na2SO3, इसका नाम है सोडियम सल्फाइड। अब इसकी रिएक्शन O3 से कराएंगे, एक O3 से O यहाँ पर आ जाएगा और क्या बनाएगा Na2SO4 प्लस O2। देखिए इनमें बैलेंसिंग में भी कोई झंझट नहीं है, जहाँ बैलेंसिंग में झंझट हो वहाँ या तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करें बैलेंस करने के लिए, टू बैलेंस। देखिए एक या तो यूज़ करेंगे हम हिट एंड ट्रायल मेथड HNT मेथड, और या फिर हम यूज़ करेंगे पार्शियल इक्वेशन मेथड। हम पार्शियल इक्वेशन मेथड यूज़ करेंगे, तो हम इन दो में से कोई मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस आपको बता रहा हूँ। देखिए इन रिएक्शंस में O3 कन्वर्ट हो रही है O2 में, और जो दूसरा हमारा कंपाउंड है वो किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है। ओजोन का रिडक्शन हो रहा है, O3 से O निकल रहा है, रिडक्शन हो गया, और दूसरे में O ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा होता NCERT में ये थोड़ी सी रिएक्शंस होनी चाहिए थी। अच्छा अब ऐसे ही एक और लीजिए, नंबर 4 सोडियम आर्सेनाइट। नंबर 4 पे हमने लिया Na3ASO3, इसका नाम है सोडियम आर्सेनाइट प्लस O3। इसमें एक को यहाँ से यहाँ आएगा, ये बनेगा Na3। मतलब सिस्टमेटिक रिएक्शंस हैं। अगर रिडॉक्स रिएक्शन किसी कंपाउंड की सिस्टमेटिक है, O3 की सिस्टमेटिक है, क्लोरीन की सिस्टमेटिक है, ये कंपाउंड
कि काफ़ी ज़्यादा 8-8 10-10 रिएक्शन अगर होती हैं, थोड़ी प्रैक्टिस होती है। ये हो गया सोडियम आर्सेनेट। सोडियम आर्सेनाइट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू सोडियम आर्सेनेट। ठीक है, एक जैसे और ले लेता हूं मैं, विद एसिडिक फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट होता है FeSO4, और एसिडिक बनाने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड भी लेंगे और प्लस O3 भी होगा। तो FeSO4 हमेशा Fe2SO4, इसमें O का चक्कर नहीं है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर O जहाँ समझ में आया O लगाइए, नहीं तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ये +2 से +3। फेरस सल्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट इसको बैलेंस करना, करके भेजना, तरीका भेजना कैसे किया उसको, प्लस अब बनेगा O2 बनेगा H2। देखिए O3 से O2 बन रही है, फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट बन रहा है। ये हमारा रिएक्शन हुआ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें मैं देखिए 2 आपको स्पेशल रिएक्शंस बता रहा हूँ, बहुत स्पेशल, क्योंकि वहाँ पे हमें गौर करना है। गौर करना है कि उन रिएक्शंस में ऑक्सीजन नहीं लिखल रही है। रिएक्शंस वेयर O2 इज नॉट प्रोड्यूस्ड, क्योंकि O3 से O2 बनता है, मगर इन रिएक्शंस में O3 से O2 नहीं बनता। ऐसी 2 रिएक्शन है। एक हमारी है SnCl2 के साथ। SnCl2 की रिएक्शन जब हम कराएंगे, SnCl2 के साथ हमको एसिड मीडियम लेना पड़ेगा, HCl लेना पड़ेगा, O3। यहाँ बनेगा SnCl4 और बनेगा O2। इसका नाम है स्टेनस क्लोराइड। इसका नाम है स्टेनिक क्लोराइड। O2 नहीं, H2। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसमें आपकी डाई ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन लिबरेट नहीं हो रही। ठीक है, दूसरा SO2। SO2 + O3, लगता है कि O यहाँ आएगा, SO3 बनेगा और O2 बनेगा। यहाँ पर SO3 बनेगा सिर्फ, और कुछ नहीं बनेगा, ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। ये आपको दोनों रिएक्शंस को रटना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, तीसरे नंबर पे है ब्लीचिंग एक्शन ऑफ O3। तो ये होता ये है कि O3 टूटता है O2 और O में। O है नेसेंट ऑक्सीजन। अब जो हमारा कलर्ड सब्सटेंस है वो इस O से रिएक्ट करके कलरलेस बन जाता है। O जाता है जहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वगैरह होते हैं, वहाँ पर जाके जुड़ जाता है। और जुड़ने की वजह से क्या होता है, उसका कलर का रीजन ख़त्म हो जाता है। कलर्ड होने के लिए कुछ खास ग्रुप्स की प्रेजेंस होनी चाहिए, वो ख़त्म हो जाती है तो वो कलरलेस हो जाते हैं। तो ये मतलब कि ब्लीचिंग एक्शन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, नेसेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है और ब्लीचिंग एक्शन के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है। एक यहाँ पर ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड एक रिएक्शन दी हुई है, उसको हम और कर लेते हैं। ओजोन डिप्लीशन, उसमें यह है कि जैसे NO + O3 NO2 + O2, ये आपकी आती है फ्रॉम एग्जॉस्ट
सिस्टम ऑफ सुपरसोनिक जेट। सुपरसोनिक जो जेट निकलते हैं उनमें जो धुआं निकलता है पीछे से, ठीक है, गैसेस निकलती हैं, उनके अंदर NO होती है। और ये सुपरसोनिक जेट वही स्ट्रेटोस्फीयर वाले हिस्से में उड़ते हैं। तो वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ पे उनसे वो ओजोन से रिएक्ट करके NO2 और O2 में टूट जाते हैं। तो ये डिप्लीशन ओजोन का करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।